नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस में। तो आज हम अपने प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज की यूनिट 7 की आखिरी दो टॉपिक हैं, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, और साथ में आपदाएं, इनके 25 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इनके क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो चलिए आज हम इसका डिस्कशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होना चाहिए। तो जो वयस्क मानव हैं उसके शरीर में जो पानी का प्रतिशत की मात्रा जो होती है 65% होनी चाहिए, लगभग 65% के आसपास पानी की मात्रा होनी चाहिए, है ना। और मानव मस्तिष्क में जो है लगभग 85%, जबकि रक्त में 79 और फेफड़ों में 80% जल होता है। तो इस प्रकार से जल अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रतिशत में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाता है 65। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ग्लूकोमा खालिस्तान की एक बीमारी है। तो जो ग्लूकोमा, जिसको अपन काला मोतिया कहते हैं, ग्लूकोमा को किस नाम से जाना जाता है? काला मोतिया, है ना। यह आँखों की एक बीमारी है। किसकी है? आँखों की बीमारी है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्लूकोमा को अक्सर दृष्टि का मौनचोर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मौनचोर, दृष्टि का मौनचोर। यह नेत्र विकारों का एक समूह है जो ऑप्टिक नर्वों को नुकसान पहुंचाता है, जो आँखों से मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाता है ना। ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं? आँखों से मस्तिष्क तक जो जानकारी पहुंचाती हैं, उन ऑप्टिक नर्वों को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है डी, आँखें। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मिशन इंद्रधनुष में दिए हुए कथनों में से सत्य कथन बताइए। तो जो इसकी शुरुआत जो हुई है 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई, एकदम सही बात है। और इसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया। यहाँ हमारे दोनों ही कथन जो है सही हो जाते हैं, हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, मिशन इंद्रधनुष 2014, शुरुआत इसकी 25 दिसंबर 2014, है ना, इससे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य जो था 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। इसमें 7 बीमारियां शामिल की गई है। कौन कौन सी की गई हैं? खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। इस प्रकार 7 बीमारियों को यहाँ पे शामिल किया गया है, टारगेट किया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही होते हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी उम्र तक के बच्चों की जांच करना चाहिए? तो जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें जो है 0 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की बीमारियों की जांच किया जाता है। सही ऑप्शन है डी। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किया गया। इस योजना के अंतर्गत असत्य कथन बताना है हमें। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं। शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, एकदम सही बात है। इसका एक उद्देश्य है ये कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना। हर नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराना, यह कथन भी सही है। और रोगों की रोकथाम व नियंत्रण करना। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ही कथन हमारे सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इसकी डिटेल देखते हैं। इसमें डिटेल दिया है कि इसका उद्देश्य जो है, मातृत्व योजना सहयोग योजना के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित जन्म के लिए जो है 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कितने की जा रही है? 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, कितने रुपए का सहयोग प्रदान किया जाता है? तो 6,000 रुपये। और उद्देश्य जो हमारे ऑप्शन में थे वह तीनों ही उद्देश्य यहाँ पे, तो उपरोक्त सभी कथन हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, मंगल दिवस योजना के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार के कार्यक्रम में निम्न में से असत्य सुमेलित कीजिए। प्रथम मंगलवार गोद भराई, एकदम सही है। द्वितीय मंगलवार अन्न प्रशान, यह बात भी सही है। तृतीय मंगलवार जन्म दिवस, यह भी सही है। चतुर्थ मंगलवार टीकाकरण, तो यह कथन हमारा गलत हो जाता है। चतुर्थ मंगलवार को टीकाकरण ना होकर किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2007-8 से हुई। कब से? 2007-8 से हुई, ठीक है। तो इसमें जो है चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से 4 मंगलवार के 1 महीने के का कार्यक्रम होता है। अगला चलते हैं, मिशन सागर का संबंध किससे है? तो मिशन सागर का संबंध जो है कोविड-19 संबंधित था। मिशन सागर, इसके अंतर्गत क्या हुआ था
इसमें भारतीय नौसेना सेना के जहाज केसरी को हिंद महासागर के देशों में खाद्य वस्तुओं और कोविड-19 से संबंधित दवाओं को भेजा गया था। तो जो एक भारतीय नौसेना का एक जहाज है केसरी, इसके माध्यम से हिंद महासागर के आसपास के देशों में जो है खाद्य वस्तुएं एवं कोविड-19 संबंधित दवाओं को भेजा गया था। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पंख अभियान का संबंध किससे है? तो पंख अभियान का जो संबंध है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से है। किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यहाँ और भी अभियान दिए हैं, एनीमिया रोग के लिए लालिमा अभियान, घरेलू हिंसा बचाओ व महिला सम्मान के लिए गौरवी अभियान, टीबी मलेरिया की रोकथाम के लिए हेतु आस्था अभियान। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार हमारे अलग अलग ऑप्शन के 4 फैक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो हमारा सही आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोविड काल के दौरान ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस राज्य से था? जो ऑपरेशन शील्ड का जो संबंध था वह दिल्ली से था, है ना। दिल्ली राज्य ने ऑपरेशन शील्ड का शुभारंभ किया था। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था इनके द्वारा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कोविड के दौरान चलाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था यह नौसेना के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? नौसेना का एक प्रयास था, है ना, राष्ट्रीय प्रयास था। तो इसमें जो है भारतीयों विदेशों से जो है भारतीयों को लाने का ऑपरेशन किया गया था। क्या किया गया था? जो विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापसी अपने देश लाने का अभियान चलाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से असत्य कथन सुमेलित किए। असत्य कथन बताना है हमें। कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन। ठीक है, ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था। एकदम सही बात है। जो ऑपरेशन संजीवनी था वह किसके द्वारा चलाया गया था? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, है ना। रक्षा शर्व ऐप महाराष्ट्र राज्य के द्वारा चलाया गया था। जो रक्षा शर्व ऐप है वह महाराष्ट्र के बजाय जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सीजी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, है ना। और नाड़ी ऐप जो है पुडुचेरी राज्य के द्वारा जारी किया गया है। यह कथन भी सही है। और वंदे मातरम मिशन विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे मातरम मिशन चलाया गया। यहाँ पे बाकी सारे ही कथन सही है। रक्षा ऐप जो है महाराष्ट्र ना करके छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ममता अभियान के संबंध किससे है? तो जो ममता अभियान का संबंध है वह मातृ तथा शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए। किसके लिए है? मातृ तथा शिशु मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करने के लिए। बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं व्याख्या में क्या है। ममता अभियान मातृ और शिशु मृत्यु की दर को जो है समाप्त करने के लिए। वहीं लाडो अभियान बाल विवाह की रोकथाम के लिए। बाल संजीवनी अभियान कुपोषण से संबंधित है। और उदिता अभियान किशोरियों को महामारी के दौरान स्वच्छता के प्रबंधन की जानकारी देना था। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन के हमें फैक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोविड-19 के टीकाकरण के में प्रयोग की जाने वाली नोवावैक्स कोरोना वैक्सीन किस देश से संबंधित थी? तो जो नोवावैक्स थी वह थी कनाडा की। कहाँ की थी? कनाडा की थी। रूस की कौन थी? स्पुतनिक थी। चीन की कौन सी? सिनोवेक और सिनोफार्म। और ब्रिटेन की कौन सी थी? कोविशील्ड, है ना, एक्स्ट्राजोनिक बोलते हैं कोविशील्ड, जिसको भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया गया था। तो यहाँ पे कनाडा की थी नोवावैक्स। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो मोटर वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इस व्याख्या देखते हैं। मोटर कार के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उसको तक नहीं पहुंच पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं। किसके? लाइकेन वायु प्रदूषण के। यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या कि लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं।
इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं। यहाँ पे लाइसेंस लिखा गया, मिस प्रिंट है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है, क्या जलाने से प्राप्त होता है? पत्थर के कोयले को जलाने से, मतलब कोल को जलाने से, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि फ्लाई ऐश जो है कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधित रोग होते हैं और यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है ना। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो जो फ्लाई ऐश के लिए कौन जिम्मेदार है? कोल, है ना, पत्थर के कोयले को जलाने से होता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जास्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। कैसा है? वायु प्रदूषक है, ना कि जल प्रदूषक। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है वह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में आपस में क्रिया करके अम्ल वर्षा होती है इनके द्वारा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है ना। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन बताइए कि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न न भी घटना है, जो मतलब उत्पन्न होने वाली जो घटना है जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर सकती है, प्रकोप कहलाती है। ठीक है, कारणों से उत्पन्न होने वाली घटना जो है वह किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती है तो वह प्रकोप कहलाती है। एकदम सत्य कथन है। और जब प्रकोप जो है मानव आवास, जो मानव की आवास क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच जाता है तो वह आपदा का रूप ले लेता है एक प्रकार से। तो यहाँ दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं, उपरोक्त दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अगर किसी रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटना होती है तो उसकी जांच के लिए नोडल एजेंसी या विभाग के द्वारा, मतलब किस विभाग के द्वारा, किस नोडल एजेंसी के द्वारा उसकी देखरेख की जाएगी? गृह मंत्रालय के द्वारा नहीं की जाती, यह की जाती है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, है ना। इसमें व्याख्या देखते हैं इसकी। रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाएं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इनकी जो है जांच की जाती है। जबकि जो है बाढ़, भूकंप जैसी आपदा गृह मंत्रालय के द्वारा, सड़क दुर्घटनाएं सड़क परिवहन के लिए, है ना, और खानों में आपदा जो है कोयला एवं खनन मंत्रालय द्वारा देखी जाती है। इस प्रकार सभी का आपदा जो है अलग अलग विभागों में वितरित कर दी गई है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दिए हुए कथनों पर असत्य कथन सुमिलित कीजिए। तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है, एकदम सही बात है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। इसके बाद विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू USA में है, यह बात भी एकदम सही है। और फ्यूजीनामा जो कि विश्व का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है, इटली में स्थित है। जी नहीं, ये जो है जापान में स्थित है। कहाँ पर है? जापान में। ये तो है सबसे सुंदर तो है, लेकिन ये जापान में स्थित है, यहाँ पे इटली में नहीं है। तो और उपरोक्त सभी कथन तो जी नहीं, हमारा सी यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में चर्चा में रहा ताउते चक्रवात भारत के किस भाग पर सर्वाधिक प्रभावित रहा है? तो ताउते चक्रवात आया था वो पश्चिमी तट में सर्वाधिक प्रभावित था, जिसमें जो मुख्यतः जो है केरल से लेके गुजरात तक जितने तटीय राज्य हैं सभी में अत्यधिक नुकसान हुआ था ताउते के द्वारा। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वैश्विक तपन के फलस्वरूप जो है हमें किन आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है? तो वैश्विक तपन के समुद्री जल में वृद्धि हो जाएगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये उपरोक्त सभी घटनाएं का सामना हमें, ये सभी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में स्थित है। अगला चलते हैं,
गंगा के जल में शुद्धता का कारण जो है, तो एक वायरस पाया जाता है उसमें। कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियो फेज वायरस पाया जाता है, जो कि गंगा के जल को क्या करता है? शुद्ध रखता है ना। जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है, इससे जल की शुद्धता बनी रहती है ना। और दूसरा जो है गंगा के पानी में जो है गंधक की प्रचुर मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए भी यह जो है खराब नहीं होता। हम देखते हैं कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। हम उसको बॉटल में ले आते हैं घरों में पूजा के लिए, तो वह खराब नहीं होता कभी, बहुत दिनों में रखे रहने के बाद भी। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा यूनिट 7 के आखिरी 2 टॉपिक हैं, उसका भी डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे दर्पण सिविल सर्विस के ऐप और टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है या ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लें, वहाँ पे हमारे और भी मेंस के कोर्स चल रहे हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। और हमारा फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए 2022 के लिए जो आने वाला MPPSC एग्ज़ाम है उसके लिए चल रहा है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सों की आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।